हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे परमाणु तथा नाभिक। परमाणु के बारे में पहले कुछ जानकारी लेते हैं, फिर नाभिक के बारे में कॉमन सी जानकारियाँ लेके फिर आगे बढ़ेंगे हम। परमाणु क्या होता है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी जानते हैं। अगर इसके नामकरण या खोज की बात है, खोज या नामकरण, इसके लिए फेमस एक ही इंसान है, आप जान ही रहे हैं। ये कौन है? ये डाल्टन है, जॉन डाल्टन। और खोज कब की इन्होंने? तो जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की 1803 में। परमाणु में कुछ मूलभूत कण पाए जाते हैं। परमाणु के कुछ मूलभूत कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर शून्य चार्ज होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं नाभिक के बारे में। नाभिक क्या होता है? नाभिक परमाणु का ही एक भाग है। परमाणु के केंद्र में ये स्थित होता है और परमाणु का सबसे भारी भाग है, मतलब परमाणु का जो संपूर्ण भार है वो लगभग इसी में निहित होता है, और ये धनावेशित भाग होता है। तो नाभिक क्या है? नाभिक, पहली बात तो ये धनावेशित है, धनावेशित भाग है। दूसरी बात कि लगभग मतलब इसका भार बहुत अधिक होता है, तो लगभग भार जो है वो परमाणु का वो नाभिक ही होता है, लगभग परमाणु के भार के बराबर होता है ये, मतलब अधिकतम भार जो होता है वो नाभिक में ही होता है पूरे परमाणु का। अब आगे बढ़ते हैं। नाभिक की खोज या नामकरण के बारे में जो फेमस पर्सन है, खोज या नामकरण दोनों के लिए फेमस है यहाँ पे रदरफोर्ड नाम सुना होगा। इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फ़ा पार्टिकल का प्रकीर्णन वाला। ये आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं हम, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस था, गोल्ड फॉयल लगाया था इन्होंने, ये ऐसे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आपतित किया था, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल मुड़ गए थे, कुछ ज़्यादातर तो मुड़ ही गए थे ऐसे, और कुछ 90 डिग्री पे वापस लौट आए थे। तो यहीं से पता चला था कि नाभिक भी होता है किसी न्यूक्लियस में। तो अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा कणों के परावर्तन द्वारा इन्होंने ये खोज की थी। इसके बाद देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। जैसे परमाणु का जो आपका त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -10 कोटि की होती है, 10 की पावर -10 कोटि की। 10 की पावर -10 कोटि का होने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन नाभिक की त्रिज्या अगर हम देखें तो नाभिक की त्रिज्या के बारे में जो है, तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो 10 की पावर -15 कोटि की होती है, 10 की पावर -15 मीटर की कोटि की होती है। इसे आप 1 फर्मी भी कह सकते हैं या 1 फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं, 1 फेम्टोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु से रिलेटेड कुछ सिद्धांत भी आए हैं इसके बाद, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी जानकारियाँ। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है?
नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ये बेसिक सी जानकारियाँ हैं, ये सबको पता होती हैं, लेकिन हम तब भी बता रहे हैं आपको। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इस पर माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस का कितना होता है 1.10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना होता है, प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पे जब कोई चार्ज ही नहीं है तो ये वाला आपका ये खाली रहेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31, और यहाँ पे इसका जो भार होता है प्रोटॉन का ये 1.67 × 10⁻27, और इसका सब किलोग्राम में है 1.67 × 10⁻27। ये किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन 1.673 होता है, ये 675 होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन का भार जो है वो सबसे अधिक है, न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली पावर देखिए, ये माइनस का 31 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होगा, 10⁻31 से डिवाइड होगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी है, इसके बाद प्रोटॉन है 1.673, लगभग समान ही होते हैं, लेकिन आप समझिए कि थोड़ा सा अंतर है। न्यूट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन आएगा भार के मामले में, और इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन इन तीनों में। आगे बढ़ते हैं तो इसमें समझिए और कि इलेक्ट्रॉन के भार को अगर AMU में दर्शाएं तो ये 0 AMU के आसपास में आता है, एकदम एग्जैक्ट 0 AMU नहीं होता, 0 AMU के आसपास में होता है, और ये 1 AMU के आसपास में आएगा, और ये वाला भी लगभग 1 AMU ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के भार लगभग समान हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ मॉडल्स को हम लोग देखेंगे कि परमाणु के बारे में अलग अलग प्रकार के मॉडल आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या, तो हम लोग वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझेंगे, समझते हैं। चलिए, सबसे पहला जो मॉडल आया, मॉडल नहीं, पहले समझते हैं हम अपने भारतीयों को कैसे भूल सकते हैं। एक दार्शनिक थे कणाद, सबसे पहले परमाणु के बारे में इन्होंने ही बताया था, लेकिन अब आप साइंस में देखेंगे तो इनके नाम को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये खोज इन्होंने कर दी थी 500 से 800 BCE, ईस्वी पूर्व, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 500 से 800 साल पहले। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ लीजिए, उसको तब तक तोड़िए, मतलब तब तक विभाजित कीजिए, तब तक विभाजित कीजिए जब तक कि वह सबसे छोटा कण न बन जाए। तो अब जो सूक्ष्मतम कण बन के आएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। इन्होंने ये बताया था। इनके बारे में उतना ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना ही जानकारी इसके बारे में मिलती है यहाँ से। तो सूक्ष्मतम कण जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। इन्होंने ये बताया। अब दूसरा, ये इसको साइंस में इंक्लूड नहीं किया जाता ज़्यादातर, तो आप अगर परमाणु का सबसे पहला मॉडल साइंस में देखेंगे तो वो जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन, जॉन डाल्टन, इन्होंने अपने नियम को दिया है 1803 में। आगे बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले इससे पहले देख लेते हैं इसके बाद कौन से परमाणु मॉडल आए हैं। अब इसके बाद आया थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये आया 1903 में। इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड वही वाला मॉडल, इसमें नाभिक की खोज वगैरह भी हो गई है, और उसी के आधार पे इन्होंने मॉडल बनाया अपना। तो रदरफोर्ड मॉडल ये 1911 में आया है। और सबसे आधुनिक मॉडल नील बोर का मॉडल, नील बोर मॉडल ये सबसे आधुनिक मॉडल है, जिसके बारे में अभी भी हम हम इस समय पढ़ रहे हैं वो नील बोर के मॉडल को ही पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं जॉन डाल्टन के मॉडल में क्या क्या बताया गया, इसकी क्या खास बातें रही, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
तो जॉन डाल्टन के बारे में ही सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल विकसित किया और इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? सूक्ष्म कणों से। इन सूक्ष्म कणों को कहते क्या हैं? इन सूक्ष्म कणों को हम कहते हैं परमाणु। इसी वजह से कहा जाता है कि परमाणु का नामकरण और खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखेंगे अगर आप, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये इनकी सबसे बड़ी गलती भी है कि इन्होंने कहा कि परमाणु जो होते हैं परमाणु अविभाज्य हैं। मतलब परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता, तो परमाणु अविभाज्य हैं। तीसरा पॉइंट ये इन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया जब होगी तो परमाणु ना तो उसमें नष्ट होंगे और ना ही उत्पन्न होंगे, मतलब परमाणु अविनाशी हैं। मतलब ये संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। परमाणु क्या हैं? अविनाशी हैं। इन्होंने अगला पॉइंट क्या बताया? अगला पॉइंट ये बताया कि अगर हम लोग समान तत्वों को देखेंगे तो उनके जो परमाणु होंगे, समान प्रकार के परमाणु समान प्रकार के तत्वों में भी पाए जाते हैं। मतलब अगर तत्व समान है, समान तत्वों में समान प्रकार के परमाणु, मतलब एक तत्व है, उसके कितने भी परमाणु होंगे वो समान होंगे। समान तत्वों में समान परमाणु पाए जाते हैं, उनका आकार समान होता है, उनका द्रव्यमान समान होता है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताया। और भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न तरीके के परमाणु पाए जाते हैं। अलग अलग तत्व होंगे और तो उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। छठवां इन्होंने पॉइंट मेन बताया कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में सरल अनुपात में मिलकर एक संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो परमाणु आपस में सरल अनुपात में मिलकर या जुड़कर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिसे उस समय तो संयुक्त परमाणु इन्होंने बताया, लेकिन आधुनिक समय में इसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं इनकी कमियां क्या क्या रहीं। कमियां ये रहीं कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उसे परमाणु कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया, सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि अगर इन्होंने ये ना बताया होता तो आगे की सोच विकसित ना हो पाती, और ये वाला पॉइंट, इसमें कोई कमी नहीं है। अगला देखते हैं, परमाणु अविभाज्य है, ये बात इन्होंने क्या कह दी? गलत। परमाणु आप जानते हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसमें कमियां क्या क्या थी। परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कि ये मॉडल जो आया है वो 1803 में आया है। अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, इसी वजह से ये जानकारी इन्हें नहीं प्राप्त थी। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि परमाणु क्या हैं? अविभाज्य हैं। आगे चलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होगी तो अब अभी आने वाले साइंटिस्ट बताएंगे कि परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं। परमाणु अविनाशी हैं, वो तो आप जानते हैं। किसी भी अभिक्रिया में परमाणु ना तो नष्ट होते हैं ना उत्पन्न होते हैं, ये भी बात सही है। समान तत्व में समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ये बात गलत है। आपने समभारिक और समस्थानिक का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो समभारिक और समस्थानिक, जैसे आपने सुना है 1H1 और इसके बाद 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो देख ही रहे हैं ये समान परमाणु हैं, लेकिन इनके भार अलग अलग हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है। तो समभारिक और समस्थानिक का कॉन्सेप्ट आने के बाद ये दोनों ही नियम क्या हो गए? फेल हो गए।
संभारिक जिनके भार समान हो, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो समस्थानिक कहते हैं उन्हें। ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आया तो ये नियम क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। अगला देखिए, परमाणु आपस में सरल अनुपात में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि ये सरल अनुपात होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये भिन्नात्मक अनुपात भी होगा तब भी काम चल जाएगा। तो हमने ये चर्चा की कि जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल में क्या क्या खास बातें की गई, उनमें क्या कमियां थीं, एकदम नटशल में हमने मतलब एकदम छोटे तरीक़ों में हमने जान लिया कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। तो आप लोग चलिए हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल को। थॉमसन मॉडल में क्या कहा गया, इन्होंने सबसे पहले जॉन डाल्टन को कहा कि मतलब कि जॉन डाल्टन का रिप्लाई ही किया, जान लीजिए एक तरीके से। इन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य है, इन्होंने कहा परमाणु विभाज्य है। सबसे पहला पॉइंट इनका मेन यही है कि परमाणु, इन्होंने क्या बता दिया कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। ठीक है, परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य कैसे है, इन्होंने कैसे ये आकलन किया होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए। अभी न्यूट्रॉन की खोज तो नहीं हुई है, न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई है और ना ही अभी नाभिक की खोज हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर खोज हो चुकी है तो इन्हें पता चल चुका है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने हैं तो परमाणु क्या होंगे, विभाज्य भी होंगे। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु जो होता है वो धनावेशित होता है, संपूर्ण रूप से वो क्या होता है, धनावेशित होता है। लेकिन इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, निगेटिव आवेश भी पाया जाता है। मतलब परमाणु जो होता है संपूर्ण रूप से एक धनावेशित गोला होता है जिसमें बीच बीच में निगेटिव चार्ज भी पाए जाते हैं। इन्होंने अपने मॉडल को तरबूज के आधार पर समझाया। इन्होंने कहा कि तरबूज, जैसे कि तरबूज में गूदेदार जो भाग होता है वो पॉजिटिव से, इन्होंने कह दिया कि ये गूदेदार वाला भाग ये क्या है, पॉजिटिव है, और जो इसमें बीज धसे हुए होते हैं उसे इन्होंने नेगेटिव बताया। मतलब कि परमाणु एक प्रकार का क्या है, धनावेशित गोला है। जिस प्रकार से तरबूज एक प्रकार का क्या होता है, गोलाकार ही होता है, लेकिन इसमें जो गूदे वाला भाग है, मतलब जो खाया जाने वाला भाग है वो धनावेशित है और जो बीज वाला भाग है वो ऋणावेशित है। तो इनके मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए तरबूज का प्रयोग किया था। तरबूज मॉडल बताया क्या, बताया यही कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है या फिर धनावेशित होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने भी खासकर यही, इनके मॉडल में जो है वो सिर्फ यही खास है। यहाँ पे समझिए इनकी कमियाँ क्या रह गई। इनकी कमियाँ ये रह गई कि ये परमाणु के अस्थायित्व को नहीं बता पाए। परमाणु में अस्थायित्व कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं तो उनमें ऊर्जा कहाँ से आती है ये नहीं बता पाए। ये मतलब ये स्थायी कैसे रहता है अधिक समय तक, मतलब अस्थाई कैसे रह जाता है। और इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कोई भी व्याख्या नहीं की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो वैसे जॉन डाल्टन भी नहीं बता पाए थे, और आने वाले जो हैं एक रदरफोर्ड भी इसे उतने अच्छे से व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की है, परमाणु का स्थायित्व तो नहीं बता सके हैं। आगे देखिए
कि इन्होंने नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड करेंगे 1911 में, और नाभिक की खोज अभी हुई नहीं है, तो नाभिक के बारे में ये कहाँ बता पाएंगे। तो नाभिक की खोज अभी नहीं हुई है, तो ये इन्होंने नाभिक के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो परमाणु मॉडल के बारे में इन्होंने थॉमसन ने क्या क्या बताया है ये आप समझ चुके हैं। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। नामकरण भी जॉन डाल्टन ने किया है। और इसके बाद हम समझते हैं कब? 1803 में खोज की है। नाभिक के बारे में, परमाणु का केंद्र होता है, ये सबसे भारी भाग होता है परमाणु का, धनावेशित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है? 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। आप हमें वीडियो में ये बताएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बताएंगे कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, न्यूट्रॉन सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। दार्शनिक कणाद के बारे में आपने पढ़ा। पहला वैज्ञानिक रूप से व्याख्या जॉन डाल्टन ने की। जॉन डाल्टन ने क्या क्या बताया ये हमने पढ़ लिया। थॉमसन मॉडल में क्या क्या बताया गया ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल और नील बोर मॉडल में। नील बोर मॉडल के बाद ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।